पढ़ने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब और इसकी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखो, अब बात ये आती है कि आखिरकार अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि ये बताता है कि बिजनेस के पास जितनी एसेट्स होती हैं उतनी ही लायबिलिटीज भी होती हैं। तो देखो, जो हमने पहले पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कि जो बिजनेस है और जो ओनर है दोनों सेपरेट होते हैं, दोनों सेपरेट पर्सन होते हैं, और हम ट्रांजैक्शन किसके लिए रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के लिए। तो देखो, हमने बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में यही पढ़ा था। तो इसी वजह से जो ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो जाती है। तो जैसे देखो, यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है विच शोज दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर इक्वल। एंड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट इक्वेशन। तो बैलेंस शीट क्या बताता है? तो देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया हुआ है। तो बैलेंस शीट ये बताता है कि कंपनी के पास जितनी एसेट्स हैं उतनी ही लायबिलिटीज भी होती हैं। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बच्चों, तो आप देखोगे कि जो बैलेंस शीट की जो दोनों यानी लायबिलिटी साइड का टोटल और बैलेंस शीट के एसेट साइड का टोटल दोनों बराबर होता है। तो इट मीन्स दैट कि बिजनेस के पास जितनी लायबिलिटीज हैं उतनी ही एसेट्स होती हैं। क्योंकि देखो, बिजनेस के पास अपना कुछ नहीं होता, वो किसका होता है? या तो बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है या आउटसाइडर्स लगाते हैं, जिसमें बैंक हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लो, अगर हम खुद की ही एग्जांपल लें तो बच्चे, हम जब दुनिया में आए थे तो हमारा क्या था? कुछ नहीं था। हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें बड़ा किया, टीचर्स ने नॉलेज दिया। तो देखो, उसके बाद हम इस्टेब्लिश हुए, लेकिन स्टार्टिंग में क्या था? कुछ नहीं। सो इन द सेम वे बिजनेस के पास भी उसका कुछ नहीं होता, उसके ओनर्स पैसे लगाते हैं, आउटसाइडर्स पैसे लगाते हैं, बिजनेस ग्रो करता है, बाद में प्रॉफिट अर्न करता है। तो उसी वे में आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। तो नेक्स्ट देखो, यहाँ पे दे रखा है कि द अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, यानी कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बेसिस पे है। और अकाउंटिंग इक्वेशन में आप देखोगे कि हर एक ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इंपैक्ट दिखेंगे ही, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 इंपैक्ट तो आपको हमेशा ही दिखेंगे। उसके बाद बता रहा है वी कैन अंडरस्टैंड रिलेशनशिप ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, यानी कि यहाँ पे ये बताया कि एसेट्स और ओनर्स इक्विटी का जो रिलेशन है वो हम बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो लिखा है बिजनेस और ओनर, तो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, और हम ट्रांजैक्शन किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड कर रहे हैं। बच्चों, हमेशा याद रखना अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यानी बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये लास्ट में लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट होते हैं, और ओनर जब भी पैसा बिजनेस में लगाता है बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी हो जाती है, और उसको हम इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। तो बिजनेस के लिए होती है वो लायबिलिटी। तो बिजनेस को या तो पैसा ओनर से मिलता है या आउटसाइडर से मिलता है। तो जो ओनर से मिलता है वो इंटरनल लायबिलिटी है, यानी कि जैसे यहाँ पे देखो ओनर्स इक्विटी है, या आउटसाइडर्स अगर बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो बैंक लोन हो सकता है या क्रेडिटर्स हो सकते हैं, तो वो आउटसाइडर्स इक्विटी बोली जाती है। तो इसी वजह से यहां पे बताया जा रहा है कि बिजनेस के पास जितनी एसेट्स होती हैं उतनी ही बिजनेस के पास टोटल क्लेम्स होती हैं। इन दोनों को मिला के टोटल क्लेम बोला जाता है, यानी कि टोटल लायबिलिटी। तो जितना भी बिजनेस के पास एसेट होगा उतनी ही लायबिलिटीज होंगी। अब बिजनेस के पास पैसा कहां से आएगा? तो ये एसेट है। अब मैं कहता हूं बिजनेस के पास मान लो कैश आया, अब कैश किसने लगाया? मालिक ने लगाया। तो देखो, अब इससे ये हो गया कि एक तो ये इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है, यानी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा इधर एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों बराबर हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू लिखा हुआ है, तो दोनों बराबर हैं। तो यानी कि जब ओनर पैसा लगाएगा तो ओनर की लायबिलिटी बिजनेस के ऊपर इंक्रीज होगी और उतना ही एसेट आएगा। अब मैं मान लो कहता हूं कि बिजनेस ने एक मशीनरी खरीदा, और मान लो वो मशीनरी उसने लायबिलिटी में खरीदा, लोन लेके खरीदा, तो इधर लोन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यानी कि मशीनरी आया और उतना ही लोन भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, मान लो मैंने कहा बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदा, तो अब बिजनेस के पास बिल्डिंग तो आया। दूसरा, मान लो मैंने कहा कि बिजनेस में
वो बिल्डिंग भी लोन से लिया गया तो फिर लोन इंक्रीज हो गया। अब तीसरा मान लो मैंने कहा कि बिजनेस में फर्नीचर आया, लेकिन फर्नीचर के लिए बिजनेस ने पैसा पे करा। तो देखो फर्नीचर तो आया है और वहीं से कैश घट गया, यानी बिजनेस के पास से कैश जा रहा है और एसेट यानी कि फर्नीचर आ जा रहा है। तो दो इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। देखो पहले क्या हमने इंपैक्ट देखा कि कैश आया बिजनेस के पास, कहां से, ओनर इक्विटी बढ़ा और इधर एसेट आ गया। दूसरा, ये मशीनरी और फर्नीचर खरीदे गए तो बिजनेस के पास मशीनरी फर्नीचर आए और वो लोन पे लिए गए तो यहां पे लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तीसरे में हमने देखा फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर के लिए पैसा बिजनेस नहीं पे करा तो कैश से सबट्रैक्ट कर दिया गया। तो आपने क्या देखा कि हर एक जगह दो इंपैक्ट है, जैसा कि यहां पे मैंने बताया हुआ है। तो ये है बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में यही पढ़ना होता है हमें कि जितनी एसेट्स होती हैं उतनी ही बिजनेस के पास टोटल क्लेम्स होती हैं, और वो टोटल क्लेम्स दो तरीके की हो सकती हैं, आउटसाइडर्स इक्विटी हो सकती हैं और ओनर्स इक्विटी हो सकती हैं। ओनर्स इक्विटी में ओनर यानी कि कैपिटल, ओनर मालिक का पैसा, और आउटसाइडर्स इक्विटी में बैंकों का लोन हो सकता है या क्रेडिटर्स का गुड्स हो सकता है जो उधार में बेचते हैं, तो वो चीज़ें आती हैं। और इसी के बेसिस पे हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में इधर हम सारी लायबिलिटीज़ दिखा देते हैं और इधर हम एसेट्स दिखा देते हैं। तो जितनी भी इसमें लायबिलिटीज़ हैं, चाहे ओनर्स इक्विटी हो चाहे आउटसाइडर्स इक्विटी हो, वो हम लायबिलिटी में दिखाएंगे और जो एसेट्स है यहाँ पर दिखा देंगे। और ओवरऑल आप क्या देखेंगे कि दोनों बातें बराबर हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग इक्वेशन। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और फिर ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त आप ये दोनों प्रिंसिपल्स को याद रखना। पहला है डुअलिटी प्रिंसिपल, यानी कि हर एक ट्रांजेक्शन के मिनिमम दो इम्पैक्ट होंगे, और देन बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के हम जो ट्रांजेक्शन करेंगे बिजनेस में, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस और ओनर दोनों सेपरेट हैं, अलग अलग हैं, और हम काम बिजनेस के लिए कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹20,000, यानी एक्स ने एक बिजनेस स्टार्ट करा कैश लगा के 20,000। तो देखो बिजनेस के पास जो है कैश आया 20,000 रुपीज का, और किसने लगाया? एक्स ने, और एक्स कौन था? कंपनी का ओनर था। तो आप यहां पर कैपिटल में प्लस कर दोगे। अच्छा, बात याद रखना बच्चों कि जो ओनर पैसा लगा रहा है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी मानी जाती है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, यानी कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि जो मालिक है और जो बिजनेस है यानी कि ओनर बिजनेस, बोथ आर सेपरेटेड, दोनों अलग अलग होते हैं, और हम ट्रांजेक्शन किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं। तो जब मालिक पैसा लगाता है बिजनेस में तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी मानी जाती है, तो वो कैपिटल में आएगा और फिर यहाँ पर कैश में आएगा। अब बात आती है कि मैंने यहाँ पे कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ये तीन ही क्यों लिखे हैं? यहाँ पर कैश, फर्नीचर, स्टॉक के सिवाय बिल्डिंग भी आ सकता था, मशीनरीज भी आ सकती थी, लेकिन मैंने नहीं लिखा। तो देखो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना और फाइंड कर लेना कि एसेट में क्या क्या कंटेंट है, वो लिख देना। जैसे आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा कैश लगा के, कैश है तो कैश मैंने लिख दिया है। दूसरे में फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर लिख दिया है। थर्ड वाले में तो एक्सपेंस है, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंस हमेशा कैपिटल से रिलेट करता है। जो गुड्स यहाँ पे परचेज किया है ना क्रेडिट में, तो इस वजह से क्रेडिटर आया हुआ है यहां पे। तो ये बात आप लोगों को समझनी है। तो हां, अब बात आते हैं हम सेकेंड इक्वेशन पर कि हे परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, यानी कि उसने खरीदा 2,000 रुपीज का फर्नीचर। तो देखो सेकेंड इक्वेशन है, तो कितने का फर्नीचर खरीदा है? 2,000 रुपीज का। अब वो 2,000 रुपीज आज फर्नीचर में जोड़ दोगे आप, और प्लस उसके लिए पैसा कहां से आया? दोबारा देखो, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000, तो वो 2,000 रुपीज आया कहां से आखिरकार? तो देखो कंपनी के पास तो कैश ऑलरेडी था, तो कंपनी अपना कैश खर्च करेगी, तो कैश से 2,000 माइनस करे और
फर्नीचर खरीद लिया। जैसा कि डुअलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हर एक ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट होते ही हैं, तो हमने फर्नीचर खरीदा यानी बिजनेस ने फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर में जोड़ दो और बिजनेस से कैश चला जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये कैपिटल से क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट करा, तो बच्चों कैपिटल से तो एक्सपेंसेस माइनस करे जाते हैं, फर्नीचर तो लॉन्ग टर्म के लिए, फर्नीचर क्यों माइनस करेंगे बच्चों, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं। और प्लस जो कैपिटल होता है वो बिजनेस में पैसे इंट्रोड्यूस करता है तब आता है कैश में, तो उसके बाद तो बिजनेस के पास कैश है ही, बिजनेस उसको खर्च करेगा। अब देखो बात ये आती है कि इसका इंपैक्ट यहीं दो आया और बाकी कहीं पर नहीं आया, बाकी जगह हम जीरो लिख सकते हैं। इन द सेम वे ऊपर वाले में भी हम जीरो लिख सकते हैं। और जैसे ही दो इक्वेशन पूरे होते हैं उसके बाद एक न्यू इक्वेशन आता है जो आप यहां पर लिखोगे, न्यू इक्वेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जैसे सपोज करो कि एक ग्रोसरी शॉप वाला है और उससे आप राइस लेने गए, तो आप राइस खरीद के लाए, तो उस ग्रोसरी शॉप वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि उसके पास क्या क्या इंपैक्ट आया होगा। पहला, आपने मान लो कैश में राइस खरीदा तो उसके पास कैश आया उस ग्रोसरी शॉप वाले के पास, और दूसरा उसने राइस बेचा तो राइस का स्टॉक कम हुआ। अब देखा जाए तो ग्रोसरी शॉप वाले के पास तो बहुत सारे आइटम्स होते हैं, लेकिन इंपैक्ट तो बस दो ही जगह आया। क्यों? क्योंकि आपने राइस ही खरीदा है, तो उसके पास से राइस आया आपके पास, यानी उसके पास राइस का स्टॉक घट गया क्योंकि उसने आपको दे दिया राइस, और कैश उसके पास बढ़ गया। तो ऐसे करके आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। जैसे मैंने देखो पहले वाले में भी अगर मालिक ने बिजनेस पैसा लगाया, ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल इंक्रीज हो गया और कैश में आ गया। दूसरे में उसने फर्नीचर खरीदा तो कैश गया और फर्नीचर में आ गया। तो इस तरीके से इंपैक्ट हुआ, आप अच्छे से समझ सकते हो। ओके, अब देखो जैसे इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 18,000, देन ये 2,000 आ गया प्लस जीरो, देन 20,000 जीरो। तो देखो स्टूडेंट्स, बात ये आती है कि हर एक न्यू इक्वेशन में जितनी एसेट्स होगी उतनी ही लाइबिलिटीज भी होंगी। तो आप ये देख सकते हो कि जितना एसेट है यानी 20,000 और उतना ही लाइबिलिटी भी है। तो दो इक्वेशन कंप्लीट होते ही हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं। थर्ड पर आते हैं। थर्ड वाला देखिए क्या है, ही पेड रेंट ₹200, यानी कि रेंट पे किया ₹200। तो देखो रेंट किसने पे करा है? ओनर ने। तो ओनर के कैपिटल से माइनस होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कैपिटल से माइनस होते हैं। तो हमने कैपिटल से माइनस कर दिया और देन हम यहाँ पर कैश से भी माइनस कर देंगे। तो देखो बात ये आती है कि रेंट जो है वो रेकरिंग नेचर का है, बार बार होने वाला खर्चा है। तो मालिक ने पे किया है तो अकाउंट से घटा दो कैपिटल से, और फिर बिजनेस के कैश से गया तो कैश से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यानी ओवरऑल मेरा कहने का यही मतलब है कि एक्सपेंस अगर बिजनेस पे करेगा, बिजनेस के पास से पैसा जाएगा, तो उसका इंपैक्ट कैपिटल में भी आएगा, क्योंकि एक्सपेंस हो रहा है तो ओनर को ही बियर करना पड़ेगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी ओनर ही लेगा। तो यहां से माइनस कर दीजिए 200, बाकी जगह जीरो इंपैक्ट है। क्यों जीरो इंपैक्ट है बच्चों? ग्रोसरी शॉप वाला एग्जांपल देख लो कि आपने राइस खरीदा तो उसके पास राइस का स्टॉक कम हुआ, और आपने कैश दिया तो उसके पास कैश इंक्रीज हुआ। तो बस दो ही जगह इंपैक्ट आया, वैसे तो उसके पास बड़े सारे आइटम्स हैं। सो इन द सेम वे यहाँ भी आप ऐसे ही समझ सकते हो। देन दो इक्वेशन फिर से हो गए, एक न्यू इक्वेशन पहले से था और थर्ड एक और इक्वेशन आ गया, तो इसे आप प्लस करिए। देन अगेन न्यू इक्वेशन, ये आएगा माइनस करके 17,800 प्लस 2,000 प्लस जीरो 19,800 प्लस जीरो। तो स्टूडेंट्स आप ये देखो कि 17,800 और 2,000 कितना होता है? 19,800, और 19,800 यहाँ भी है तो अभी भी बराबर है। इसके बाद हम लोग फोर्थ इक्वेशन पर आते हैं, और फोर्थ इक्वेशन देखते हैं क्या है बच्चों। तो फोर्थ में दे रखा है ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, याद रखो उधार खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है 3,000 रुपीज़ का। तो 3,000 रुपीज़ का गुड्स उधार खरीदा है तो स्टॉक आ जाएगा 3,000 रुपीज़ का, और प्लस क्रेडिट में खरीदा है तो क्रेडिटर में भी आ जाएगा, और बाकी जगह
जीरो इम्पैक्ट, यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो और यहाँ पर भी जीरो। देन इसे आप प्लस करके फिर से न्यू इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 19,800 प्लस 3,000। तो ये आया न्यू इक्वेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं, ये फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाले इक्वेशन को आप देखिए एक बार, बताता है सोल्ड गुड्स, कॉस्ट उसका 2,000 था और कितने में सेल करा, 5,000 में। तो आप देखो कॉस्ट कितना था उसका, 2,000, सेल कितने में करा, 5,000 में, यानी कि 3,000 का उसको प्रॉफिट हो गया। तो देखो मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक्सपेंस है, प्रॉफिट है, किससे रिलेट करेगा, कैपिटल से। एक्सपेंस कैपिटल से माइनस करते हैं और प्रॉफिट उसी कैपिटल में जोड़ते हैं। तो देखो यहां पर 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल में जुड़ जाएगा, और स्टॉक कितने का गया है, 2,000 रुपीज का। तो स्टॉक से 2,000 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए स्टूडेंट्स, और 5,000 रुपीज का कैश आया। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे लिखा है ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 2,000 और कैश में 5,000 में बेचा था, तो 5,000 रुपीज कैश में आ गया। तो ये आप यहां पर प्लस कर दोगे स्टूडेंट्स। आई रिपीट अगेन, देखो 2,000 रुपए का स्टॉक था जो कि हमने 5,000 में सेल करा, तो 3,000 प्रॉफिट हो गया। तो 3,000 प्रॉफिट कैपिटल में जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो कैपिटल से रिलेट करता है, क्योंकि वो ओनर है, और कोई एक्सपेंस होता है तो वो वहीं से घट जाता है। उसके बाद स्टॉक आपके पास से 2,000 का गया है तो आप स्टॉक से घटा दीजिए 2,000 रुपीज, और 5,000 आए हैं तो आप कैश में जोड़ दीजिए 5,000, बाकी जगह जीरो इम्पैक्ट है। तो देखो ये एक ऐसा इक्वेशन था जिसमें हमने 3 इम्पैक्ट देखे। तो डुअलिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि मिनिमम 2 इम्पैक्ट तो होने चाहिए, और 3 भी हो जाते हैं जैसे यहाँ पे हुआ है। तो इसके बाद आप फिर से इसे प्लस करेंगे आप लोग। देन देखो ये 17,000 इसमें जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 22,800 प्लस ये 2,000 है, और प्लस यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये 1,000 हो जाएगा। ये देखिए आप बचे 22,800 प्लस 3,000। इसके बाद हम देखेंगे एसेट और लायबिलिटी बराबर हैं कि नहीं है। तो जैसे देखो अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो 22,800 प्लस ये दोनों 3,000, तो ये आ जाएगा 25,800। इन द सेम वे यहाँ पर भी 25,800 आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर है और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात और याद रखना बच्चों, आप जैसे ये क्वेश्चन कर रहे हो, कभी कभी आप देखोगे कि कुछ टीचर्स ऐसे भी कराते हैं, या किसी बुक में भी ऐसे दिया हुआ है कि क्रेडिटर पहले है कैपिटल बाद में है, यानी कि लायबिलिटी पहले है कैपिटल बाद में है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना होना चाहिए कि एसेट इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स, यानी कि टोटल लायबिलिटीज होनी चाहिए, जिसमें कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी है और ये जो लायबिलिटी है एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो ये टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। अब ये कैपिटल उधर भी हो सकता है, लायबिलिटी इधर भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से बच्चों हमें अकाउंटिंग क्वेश्चन करना होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर बच्चों आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।